क्या आप जानते हैं कि 24 सितंबर को वर्ल्ड बॉलीवुड डे है? शायद आपको ये पता नहीं होगा क्योंकि मुझे भी ये बात पता नहीं थी और आज ये मुझे किसी ने बताया। तो जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं, तो एक प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पसंदीदा निर्देशक बॉलीवुड में कौन से हैं? और ऐसी कौन-सी फ़िल्म है, ऐसी कौन-सी मूवीज़ हैं, पुरानी या नई, जो आपको सर्वाधिक पसंद है और आप ये चाहते हैं कि आप किसी दूसरे को ये फ़िल्म देखने के लिए कहें? आपकी रिकमेंडेशन है कि ये फ़िल्म दूसरे लोग भी देखें। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्योंकि मैं इस तरह की अच्छी-अच्छी फ़िल्में देखना चाहता हूँ। अदरवाइज़ मुझे यहाँ की कम से कम हिंदी फ़िल्म्स में उतनी कोई रुचि नहीं है, आजकल की नई फ़िल्म्स मैं देखता नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मुझे किस तरह की फ़िल्में पसंद हैं। हिंदी फ़िल्मों की अगर बात करें और चूँकि वर्ल्ड बॉलीवुड डे है तो बॉलीवुड को सेलिब्रेट किया जाएगा। मेरे हिसाब से बॉलीवुड में जो 2 निर्देशक ऐसे हुए हैं, मेरी व्यक्तिगत राय में ऐसे तो एक से बढ़कर एक लोग हुए हैं, जिनकी मैं बहुत कुछ-कुछ लोगों की इज़्ज़त करता हूँ, जैसे वी शांताराम जैसे लोग हुए। उन्होंने जो 2 आँखें 12 हाथ जैसी फ़िल्म बनाई, उस समय में बनाई, वो ये एक अद्भुत फ़िल्म थी। जागृति जैसी फ़िल्म बनी, राज कपूर साहब ने कुछ अच्छी फ़िल्म बनाई, जागते रहो वो बहुत अच्छी फ़िल्म थी। कई कई ऐसी-ऐसी फ़िल्में बनी, नया दौर, गंगा जमुना की ही तर्ज पे एक दीवार फ़िल्म बनी। कई ऐसी फ़िल्में बनी हैं जिसे हम याद रखना चाहते हैं किसी न किसी कारण से। लेकिन आज मैं फ़िल्म की बात नहीं करूँगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको कौन-सी फ़िल्म अधिक पसंद है ताकि मैं वो देख सकूँ। लेकिन मैं आपको निर्देशकों की बात कहूँगा कि कौन से वो 2 निर्देशक हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और मैं मानता हूँ कि उनका एक अविस्मरणीय योगदान है भारत के इतिहास में। एक मनोज कुमार, हो सकता है कि आप में से कई लोग हँसें क्योंकि कई तमाम वीडियोज़ में, मूवीज़ में अलग-अलग तरीके से मनोज कुमार साहब का मज़ाक भी उड़ाया गया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस समय मनोज कुमार ने वो जो अपनी 3 फ़िल्म बनाई है चित्र ट्रायलॉजी उपकार, शहीद और पूरब और पश्चिम, उस समय एक वो जो जो देशभक्ति का जो टॉनिक था वो बहुत ही आवश्यक था। इट वाज़ एसेंशियल। उस समय अगर वो 3 फ़िल्में नहीं आती, तो शायद एक समाज के रूप में हम बिखर गए होते। निश्चित रूप से बिखर गए होते क्योंकि आज़ादी के 2 दशक हो चुके थे। हर जगह सुविधाओं का अभाव दिखता था, लंबी-लंबी लाइनें होती थी और अब 15-20 साल हो जाने के बाद अब वो वी नीडेड टू एम्प्लीफाई दिस फीलिंग कि हम इस तरह से बिखरने वाले समाज नहीं है। जैसा विंस्टन चर्चिल ने ये कहा था कि इन लोगों को आज़ादी देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये नहीं रह पाएँगे और वही कुछ 60-65 उस कालखंड में हम बहुत ही मुसीबत में पड़ रहे थे। क्योंकि हमारे पास जितने भी नियम लॉज़ हमारे हमने बनाए थे, वो सभी हमने बाहर से लेकर बनाए थे और अधिकांश बाहर के ही कानून आज भी चल रहे हैं, तब भी चल रहे थे। और हमारी जो समाज की जो कल्चरल पृष्ठभूमि है, जो टेम्पलेट है, उसके हिसाब से हमारा जो भी हमारे जो लॉज़ थे, हमारी जो संस्थाएँ थी, वो फिट नहीं बैठ रही थी। एक डिस्कनेक्ट हो गया था सीधे तरीके से। उस समय की ऐसी कई फ़िल्में आई, एक बाढ़ सी आई थी 60-70 के दशक में जिसमें एक जनता की अंदर जो एक असंतोष है, उसको प्रकट किया गया था। ऐसे दौर में समय के समीचीन ये 3 फ़िल्म बनाना, शहीद फ़िल्म जो उन्होंने बनाई वो एक अद्भुत फ़िल्म है। मैं आज भी कभी-कभी जब उस फ़िल्म को देखता हूँ, तो ना सिर्फ़ वो एक देशभक्ति की भावना तो है ही, वो तो जागती है, लेकिन वो कुछ शॉट्स जो लिए हैं मनोज कुमार इज़ एन अंडर रेटेड डायरेक्टर। कुछ-कुछ सीन्स, शाहिद फ़िल्म में एक जो ए वतन गाना है, उसमें मैं एक शॉट देख रहा था। अगर आपको थोड़ी बहुत दिलचस्पी है सिनेमा मेकिंग में, फ़िल्म मेकिंग के शॉट्स में, तो आप अधिक ऑब्ज़र्व कर पाएँगे, किस तरीके से उन्होंने शॉट लिया है ये। भगत सिंह पे पैनोरमा शॉट वो दिखा रहे हैं, क्लोज़ हुआ भगत सिंह पे, उसके बाद फिर एक छोटे बच्चे पे क्लोज़ होता है और गाने के बोल उससे मैच कर रहे हैं। बहुत ही छोटी-छोटी बारीकी फ़िल्म मेकिंग की वो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है। मेरे देश की धरती, गाने को अगर आप सिनेमा स्टूडेंट की तरह ऑब्ज़र्व करें, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से शॉट मूव कर रहा है और वो एक मास्टर क्लास है फ़िल्म मेकिंग में। तो मुझे हमेशा ये हमेशा मुझे ये लगा है कि मनोज कुमार इज़ एन अंडररेटेड डायरेक्टर। उन उन इनकी जो समझ थी, किस तरीके से कौन-सा शॉट लेना है और किस तरह कहाँ पे किस एंगल से कैमरा को रोटेट करना है, बहुत कम निर्देशकों में मुझे वो दिखा है और उनकी ये 3 फ़िल्में उपकार, शहीद और पूरब और पश्चिम, तो उसे मैं एक अद्भुत प्रयोग कहता हूँ। आज के समय में मैं समझता हूँ कि पूरब और पश्चिम का एक रीमेक होना चाहिए और इसके लिए मैंने कई बार मुंबई में मनोज कुमार जी से मिलने की कोशिश की थी, प्रयत्न किया था।
लेकिन आज जो हमारा हमारा जो अ, हमारा जो समाज है, उसमें सबसे बड़ी एक त्रासदी ये है कि आप किसी के शहर में रह सकते हैं, आधे 1 किलोमीटर की दूरी पे रह सकते हैं, लेकिन आप गेट के अंदर नहीं जा सकते। तमाम तरीके के मनोज कुमार जी को पता भी नहीं होगा कि कोई उनसे मिलना चाह रहा है, और जो उनके लेयर आफ्टर लेयर वही ब्यूरोक्रेसी हमारी चल रही है पहले के हिसाब से, वो आपको अंदर घुसने नहीं देंगे। तो इसलिए ये खैर वो बात अलग है, मैं उनसे मिल नहीं पाया, लेकिन जो मैसेज मैं उन्हें देना चाहता था वो ये कि आज के समय में पूरब और पश्चिम का एक रीमेक होना बहुत ही आवश्यक है। और उस समय ये फिल्म बनाना और इस तरह के गीत जब जी रो दिया मेरे भारत ने, जिस तरह के कॉन्ट्रास्ट डाइवर्सिटीज़ उन्होंने दिखाए, वो एक अद्भुत प्रयोग था। मैं मानता हूँ कि ये उपकार, शहीद और पूरब और पश्चिम, ये 3 अद्भुत फिल्म थी और सही समय पे आई। आज के समय में अगर आप बनाते उस स्क्रिप्ट पे ये फिल्म, शायद ना चलती, लेकिन उस समय वो बहुत ही एक ऐन वक्त पर, जिसे हम कहते हैं बहुत ही अहम समय पे वो 3 फिल्में आई, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरे डायरेक्टर जिन्होंने मुझे बहुत ही प्रभावित किया है बॉलीवुड में, और मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने कई फिल्में बनाई। ऐसे तो मैं कई ऐसे डायरेक्टर की बात कर सकता हूँ जिनकी 1-2 फिल्में इधर-उधर मुझे बहुत पसंद आई। जैसे अभी-अभी मैंने वी शांताराम की आपको बात की। वी शांताराम ने जो 2 आंखें 12 हाथ फिल्म बनाई है, आप उसे कथानक, स्टोरी, स्क्रिप्ट के हिसाब से भी देखें तो वो मास्टरपीस है, और उस समय की सिनेमा मेकिंग के हिसाब से भी वो एक अद्भुत फिल्म है। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 आंखें 12 हाथ की अंत जो एंडिंग है वो आप देखें, कि मैं बताना नहीं चाहता हूँ आपको ये एंडिंग है, मैं चाहता हूँ ये फ़िल्म आप देखें। इसी फ़िल्म में वो गीत है मालिक तेरे बंदे हैं। उस फ़िल्म का जो एंडिंग है, 2 वो साहब जो हैं वो देख रहे हैं, और 6 लोग अपने हाथ ऊपर करते हैं। तो ये 6 लोग, ये 12 हाथ हो गए। तो 2 आँखें 12 हाथ, ये गज़ब की एंडिंग थी, और ये उस समय आई थी जब वीएफएक्स नहीं था। उस समय की ये उनकी सोच थी। ऐसे और भी उन्होंने फ़िल्म बनाई, गीत गाया पत्रों ने, बहुत सारी फ़िल्में उन्होंने बनाई। ऐसे कई फ़िल्म बनी। एक कानून फ़िल्म मुझे बहुत पसंद है, शायद आपने देखी हो या ना देखी हो, मुझे नहीं पता। 1960 के दशक में बी आर चोपड़ा साहब ने इस कानून फ़िल्म को तब बनाया था जब वो कांस में गए थे और भारतीय फ़िल्मों का मज़ाक उड़ाया गया था, और उन्हें ये कहा गया था कि 3-3 घंटे की फ़िल्में आपके यहाँ बनती हैं, और इतने सारे नाच गीत होते हैं। तब उन्होंने, बी आर चोपड़ा साहब ने ये कहा था कि मैं इसी पश्चिमी तर्ज पे मैं एक ऐसी फ़िल्म बनाकर दिखाऊँगा जो इनके टक्कर की फ़िल्म होगी, और उसमें केवल कहानी होगी, कोई गाना नहीं होगा, कोई मसाला नहीं होगा। और कानून फ़िल्म उन्होंने बनाई। मैं चाहूँगा, मैं आपको प्लॉट नहीं बताऊँगा कानून फ़िल्म का, धनीराम का कैरेक्टर क्या है, उसमें राजेंद्र कुमार हैं, अशोक कुमार हैं। एक बेजोड़ फ़िल्म है, क्योंकि आपको कानून कितना भ्रामक एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको उस फ़िल्म के चश्मे से दिखेगा। और एक डायलॉग मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा उस फ़िल्म का, कि इंसान वही देखता है जो कानून उसे दिखाता है, और इंसान का कभी दिल धोखा दे सकता है, कभी आँखें। इसलिए कानून जो एक टेक्निकैलिटीज़ में जो एक कॉन्सेप्ट है कानून का, कि हम किसी सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जिसकी हम बात करते हैं कानून में, ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस दरअसल है क्या? किसी इंसान का एक एक आप गवाह मानते हैं, उसके हिसाब से साक्ष्य पे आप अपना कैलकुलेशन करते हैं, अपनी जो मोटी-मोटी पुस्तकें हमने पढ़ी है कानून। अब ये संभव है कि इंसान का, जो इस डायलॉग में कहा गया है कि इंसान का कभी दिल धोखा दे सकता है, कभी आँखें धोखा दे सकती है। ये इस फ़िल्म का प्लॉट भी है। सॉरी टू बी द स्पॉइलर, लेकिन ये एक बेहतरीन एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी कानून की, और यदि संभव हो तो बहुत ही ये छोटी फ़िल्म है, छोटी इन द सेंस ड्यूरेशन वाइज़, ये कोई 3-4 घंटे की फ़िल्म नहीं है, तो आप देख सकते हैं। 2 ढाई घंटे की ही शायद ये फ़िल्म हो, उससे भी कम। तो ये फ़िल्म आप देख सकते हैं, ये अच्छी फ़िल्म है। और इस तरह की कई फ़िल्में हैं। नया दौर मैं समझता हूँ कि उस समय के हिसाब से एक बेजोड़ प्रयोग था। गंगा जमुना की जिस तरीके की स्क्रिप्ट लिखी गई, उसी तरीके का कुछ दीवार में भी हमें दिखा। लोग ये कहते हैं कि दीवार की जैसी स्क्रिप्ट लिखी गई वैसी कभी नहीं लिखी जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि दीवार फ़िल्म जो चली है, वो केवल अमिताभ बच्चन के अविस्मरणीय परफ़ॉर्मेंस और प्रेज़ेंस के कारण चली है। उस फ़िल्म से, दीवार फ़िल्म से अगर आप अमिताभ बच्चन को हटा दें, उन्होंने एक कालजयी परफ़ॉर्मेंस दिया है। वो एक शॉट जो अमिताभ बच्चन ने दीवार में दिया है, वो कोई नहीं कर सकता। इस दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा, और इसीलिए अगर अमिताभ बच्चन को दीवार फ़िल्म से आप हटा देते हैं, तो आपको गंगा जमुना का एक एडैप्टेशन लगेगा वो। क्योंकि मेनली जो गंगा जमुना जिस फ़िल्म में पहली बार इस सिद्धांत को दिखाया गया था, और उस समय के हिसाब से ये बहुत अच्छी फ़िल्म थी। तो ये और भी इस तरह की कई फ़िल्में आई हैं, बिरला साहनी साहब की कई फ़िल्में अच्छी है। मुझे पृथ्वीराज कपूर बहुत पसंद हैं, उनकी का एक काफ़ी अच्छी फ़िल्में हैं। लेकिन अब जैसे मैंने आपको कहा कि मैं दूसरा डायरेक्टर वो चुन रहा हूँ जिन्होंने कई फ़िल्में बनाई। 1-2 फ़िल्म इधर-उधर हम किसी की तारीफ़ करते हैं। ये वो डायरेक्टर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने
बहुत सारी फिल्में बनाई है और एक से बढ़कर एक फिल्म जो भी उन्होंने बनाई है उसका समाज से सीधे तरीके से लेना देना है। इन द सेंस कि उन्होंने समाज के नब्ज़ को पकड़ा, छोटे छोटे मुद्दे पर किस तरीके से घर घर में वो उनकी फिल्में घर घर में घुसी और घर घर में इस तरीके से इनसाइड आउट हम ग्रो कर सकते हैं एज ए सोसाइटी, एक समाज के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, वो उन्होंने करके दिखाया। और जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है ऋषिकेश मुखर्जी। ऋषिकेश दा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं। उनके जैसा मैं डायरेक्टर इसलिए मैं किसी को नहीं मानता। आप पश्चिम में भी अगर आप कह सकते हैं, पश्चिम के कुछ निर्देशक मुझे बहुत पसंद रहे हैं। अल्फ्रेड हिचकॉक आपको भी पसंद होंगे, स्टैनली क्यूब्रिक मुझे बहुत पसंद है, अकीरो कुरोसावा है, पोलांस्की है, बहुत सारे अलग अलग निर्देशक हैं। लेकिन उन लोगों का जो जो पृष्ठभूमि है, जो कथानक, जो स्क्रिप्ट होती है, उसके हिसाब से वो अपनी फिल्में बनाते हैं। हम कंपेयर नहीं कर सकते बाहर से, हम हमारा जो समाज है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। इसीलिए मैं ऋषिकेश दा को अप देयर विद द बेस्ट एवर डायरेक्टर्स की श्रेणी में मैं निश्चित रूप से टॉप ऑफ द टॉप में मैं कैटेगरी में मैं ऋषिकेश दा को रखूँगा। उन्होंने जिस तरीके जो उन्होंने प्रयोग किए हैं सिनेमा को लेकर, वो एक मिसाल है अपने आप। क्योंकि मुझे लगता है कि हमें आजकल की तो कोई भी डायरेक्टर को ये बात समझ में नहीं आती कि कितना बड़ा मीडियम उनके पास है। आज इनकी प्रायोरिटी बदल गई है। आज इनको दे वांट टू मेक मनी। 100 करोड़ 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 1200 करोड़ जीत जाएंगे, अर्न कर लेंगे और ये उनकी प्रायोरिटी है। खैर ठीक है, ये गुड फॉर देम और बैड फॉर देम वट। लेकिन सिनेमा का सही जो मतलब है, जो पर्पस है, वाइडर आउटरीच। सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप कुछ भी, कितने भी लोगों के साथ पास पहुंच सकते हैं। इस इम्पोर्टेंस को ऋषिकेश दा ने समझा और उन्होंने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की, कोई वैल्यूज थे उसका ढिंढोरा नहीं पीटा। उन्होंने इस तरह की कहानी को चुना जो घर घर में हो सकती है। उदाहरण तौर पर बावर्ची, आप देखिए कि आपके इर्द गिर्द ऐसे कई लोग दिखेंगे जो बावर्ची में जो राजेश खन्ना का जो किरदार है, कैरेक्टर है, उस तरह के आपको कई लोग आपको दिख जाएंगे। और ऐसे ऐसे लोग ही ग्राउंड लेवल पर समाज को बदलते हैं। दे ब्रिंग स्माइल एंड चीयर इन एवरीवन्स फेसेस। एक वो कहानी मैंने आपको कही। फिर मेरी जो सर्वाधिक पसंदीदा जो फिल्म है, जिसे मैं हिंदी फिल्मों में अगर आप बात करें तो मैं उस फिल्म को सबसे पहले गिनता हूँ। वो एक कमाल की स्क्रिप्ट है, एक ऐसे दौर में लिखी गई जिसे हम सोच नहीं सकते कि उस समय में इतनी दूर की सोच रखना वो आज भी समीचीन है, हमेशा समीचीन रहेगी। उस फिल्म का नाम है आनंद। अब आनंद फिल्म में लिम्फोसर्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन ये शब्द इतना पॉपुलर हो गया था मेडिकल डिक्शनरी में कि आज घर घर में लोग, गांव गांव में लोग जानने लगे इस बीमारी के बारे में। लेकिन इस बीमारी की बात नहीं थी। जो आनंद में राजेश खन्ना ने जिस तरह का किरदार निभाया है, अमिताभ बच्चन भी हैं डॉक्टर भास्कर बैनर्जी के कैरेक्टर में, लेकिन ये फिल्म पूरी तरीके से वन मैन शो है और राजेश खन्ना स्टार्टिंग से एक तरह से डोमिनेट करते हैं। इसके जैसे परफॉर्मेंसेस, वन ऑफ द बेस्ट एवर परफॉर्मेंसेस मैं ये कहता हूँ। कई लोग हैं जो राजेश खन्ना साहब के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं और मैं हमेशा से मैं कभी उनकी तरफ आकर्षित कभी नहीं हुआ। मुझे बाकी किसी भी फिल्म में, उनकी किसी भी फिल्म में उतना मज़ा नहीं है और मैं मेरे वो फेवरेट एक्टर नहीं है। लेकिन इस फिल्म को मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे एक ऐसा कैरेक्टर कोई जी रहा है, फ्लॉलेस, फ्लैम्बॉयंट, फर्स्ट फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक जब तक वो है, उन्होंने पूरी तरीके से उस कैरेक्टर को जिया है जो राजेश खन्ना का किरदार है। और ऐसे अच्छे अच्छे गीत भी इस फिल्म में हैं, काफ़ी बेहतरीन निर्देशन है। मैं आपको निश्चित रूप से ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपको थोड़ी बहुत फुर्सत मिले और आप नई फिल्मों के अलावा पुरानी फिल्में भी देखना चाहते हैं तो मेरी ये पसंदीदा फिल्म आप जरूर देखिए। इस फिल्म का नाम है आनंद। आनंद के किरदार को समझिए, जीवन को समझिए। आनंद फिल्म के माध्यम से आप जीवन की कई गूढ़ सच्चाई को समझ सकते हैं। तो ये आनंद उनकी फिल्म थी और भी कई फिल्में उन्होंने बनाई। एक दूसरी फिल्म ऋषिकेश दा की जो मैं आपको सजेस्ट रिकमेंड करूँगा निश्चित रूप से, शायद हम में से कई लोगों ने उस फिल्म के बारे में सुना नहीं है। और क्योंकि ऋषिकेश दा की फिल्मों की बात होती है तो हम आनंद की बात करते हैं, हम बावर्ची की बात करते हैं, हम चुपके चुपके की बात करते हैं, तो इस तरह की पॉपुलर फिल्म्स की बात करते हैं। लेकिन एक ऐसी फिल्म है जो शायद बहुत सारे लोगों को या तो पता नहीं है या लोग उस फिल्म के बारे में कम उन्होंने सुना है। उस फिल्म का नाम है सत्यकाम। अगर आपको समय मिलता है, शायद किसी प्लेटफॉर्म पे, किस OTT प्लेटफॉर्म पे है ये मुझे नहीं पता, गूगल आपको बता देगा, लेकिन आप सत्यकाम फिल्म जरूर देखें। और धर्मेंद्र साहब की एक ऐसी छवि बाद में बना दी गई है कि वो फाइटर ही मैन और एक
एक काफ़ी अलग तरह की उन्होंने फिल्में की, लेकिन मुझे उस तरह के किरदार में वो उतने अच्छे कभी नहीं लगे। लेकिन मैंने जो ये सत्यकाम में जो उनका जो एक कैरेक्टर है, जो रोल देखा, तो वो एक एक दिल को छू जाने वाली वो परफ़ॉर्मेंस है। वो फ़िल्म बहुत अच्छी है। और ये इस फ़िल्म में जो कहानी है, अगर आप उस कैरेक्टर के कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे, किरदार के जो द्वंद्व को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सत्यकाम में कितनी बड़ी-बड़ी बातें हैं, जीवन की कितनी बड़ी-बड़ी सच्चाई को उन्होंने रखा है। वो अच्छे इंसान हैं, वो आइडियलिस्ट हैं, और उस समय के हिसाब से आप देखिए कि आज़ादी मिली थी, 10-15 साल हुए थे, और उस समय जो आइडियलिस्ट मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये फ़िल्म देखें। तो इसलिए मैं ज़्यादा हिंट नहीं करूँगा, लेकिन वो जो कॉन्फ्लिक्ट है कुछ-कुछ सीन्स में, जैसे कि अगर जो शर्मिला टैगोर जी ये कहती हैं कि क्या आप मेरे से शादी करेंगे? वहाँ पे धर्मेंद्र का थोड़ा-सा ठिठक कर रुक जाना और बैक ऑफ कर जाना, फिर बाद में उनका रिग्रेट होना। ये मैं केवल आपको इशारा कर रहा हूँ, फ़िल्म का प्लॉट मैं आपको बताऊँगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप पूरी फ़िल्म को देखें। वो बहुत कुछ बताता है कि अच्छे लोगों के जीवन में भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और आपने ऐसे कई अच्छे लोगों को भी देखा होगा, जो जो कहीं न कहीं अपनी वैल्यूज़, अपनी एथिक्स के हिसाब से कभी न कभी ऐसे सिचुएशन में बैक ऑफ कर जाते हैं, फिर उन्हें रिग्रेट होता है। और फ़िल्म का आखिरी डायलॉग भी जो है वो मुझे बहुत पसंद आया कि ज्ञान का अहंकार नहीं चाहिए। तो ये फ़िल्म बहुत अच्छी है। मैं चाहूँगा कि आप सत्यकाम फ़िल्म को देखें, और ये आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी ये फ़िल्म। इस तरह की और कई फ़िल्में हैं जो मैं चाहूँगा कि अगर आपको समय मिलता है तो आप ऋषिकेश दा की सारी फ़िल्में देख जाइए। क्योंकि आप भारतीय समाज को तब समझेंगे, और छोटी-छोटी चीज़ों को किस तरीके से, सोशल इश्यूज़ को उन्होंने अपनी फ़िल्मों के माध्यम से बड़ी-बड़ी बातें कह दी। ये इसलिए ऋषिकेश दा को मैं महान कहता हूँ। तो इसलिए मेरी तरफ से मैं 2 निर्देशक को आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, इनकी सारी फ़िल्में देख जाइए, और केवल स्क्रिप्ट को ही आप मत समझिए, आप उनके फ़िल्म मेकिंग में जिस तरीके के वो शॉट्स ले रहे हैं, उस पे भी आप अपना ध्यान दीजिए। तो अब आप देखिए कि आनंद फ़िल्म का वो प्लॉट देखिए कि जिस वक़्त अमिताभ बच्चन, डॉक्टर भास्कर बनर्जी ये कह रहे हैं कि आज तुम चुप क्यों हो गए, आज बोलते क्यों नहीं? उसी समय टेप रिकॉर्डर का बजना बाबू मोशाय जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। ये छोटी-छोटी चीज़ें, बारीकी, और ये उन्होंने जो कहा है, वो हमारे और आपके सभी के जीवन में रिलेट हो सकता है। आजकल की जो फ़िल्में बनती हैं, वो हम रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि ये कह रहे हैं कि समाज में जो हो रहा है वो दिखा रहे हैं, और हम और आप तो जानते हैं ना कि ऐसा नहीं होता है समाज में। हमने भी भारत देखा है, हमने भी समाज देखा है। ऐसा नहीं होता है जो वो दिखा रहे हैं, ये झूठ कह रहे हैं ये लोग कि ऐसा होता है इसलिए हम दिखा रहे हैं। वो जो दिखा रहे हैं उसका असर ज़रूर होता है, निश्चित रूप से होगा। लेकिन हमने जो जो दुनिया हमने देखी है, आपने और हमने, वो ये दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के समय में अच्छी फ़िल्में नहीं आई। आज के समय में भी समय-समय पर कुछ-कुछ अच्छी फ़िल्में आती हैं। लेकिन कोई एक नाम अगर आज मुझे चुनना हो, तो मुझे इसलिए कोई नज़र नहीं आता, कोई ऋषिकेश दा, कोई मनोज कुमार, कोई वी शांताराम, कोई पृथ्वीराज कपूर आज के समय में इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि इनकी प्रायोरिटी बदल गई है। इन लोगों ने, ऋषिकेश दा जैसे लोगों ने फ़िल्म को एक माध्यम चुना, वाइडर आउटरीच के लिए, कि पूरे जन-जन तक पहुँचने के लिए। इसे ही मैं सही मायने में क्रांति कहता हूँ। क्रांति वो नहीं है कि किसी राजा को हटा के दूसरे राजा को आप ले आए, जैसे रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दिस रिवॉल्यूशन, दैट रिवॉल्यूशन। एक एक को मारा तो वहाँ पे गद्दी पे बैठ गए, फिर क्या फ़र्क पड़ता है? तंत्र तो वही रहेगा, लोग तो वही रहेंगे। फिर आप जिससे लड़ेंगे, आप उससे भी अधिक खूंखार बन जाएँगे। ये क्रांति नहीं है, क्रांति ये है सही मायने में इनसाइड आउट ग्रो करना। इसी तरीके से फूल खिलता है, और ये सही मायने में क्रांति है। जिस चीज़ को समझा ऋषिकेश दा जैसे लोगों ने, एक से बढ़कर एक फ़िल्म बनाई। शायद नीली फ़िल्म भी उन्होंने बनाई है, वो भी बहुत बेहतरीन फ़िल्म है। और मुझे याद आता है गुलजार साहब ने कुछ-कुछ अच्छी-अच्छी फ़िल्में बनाई है। एक फ़िल्म है इसमें मैं नाम भूल रहा हूँ, हमको मन की शक्ति देना, ये जिस फ़िल्म का भी गाना है, वो फ़िल्म बहुत अच्छी है। आप उस फ़िल्म को देखें, गुलजार साहब की कुछ-कुछ बहुत अच्छी-अच्छी फ़िल्में, मुझे आंधी भी बहुत अच्छी फ़िल्म लगी थी। तो इस तरीके की बहुत अच्छी-अच्छी फ़िल्में आई हैं, लेकिन आपको समय निकाल कर पुरानी कुछ अच्छी-अच्छी फ़िल्में देखनी पड़ेगी। हिंदी ही नहीं, सभी भाषाओं की। लेकिन मैं चूँकि आज मैं वर्ल्ड बॉलीवुड डे की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी तरीके से आपको सबसे पहले ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ऋषिकेश दा की सारी फ़िल्में देख जाइए।
आपकी तरफ से मैं जानना चाहूँगा कि कौन सी फ़िल्में आपको पसंद है, कौन से निर्देशक आपको काफ़ी प्रभावित करते हैं, और आप ज़रूर मुझे बताइए, ताकि अगर कोई फ़िल्में मैंने नहीं देखी हो तो वो मैं देख सकूँ।